नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ इलाहाबाद के बहुत ही चर्चित शख्सियत लल्लन राय जी हैं। लल्लन राय छात्र नेता रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार में और आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव हुए हैं। लल्लन राय से उनके राजनीतिक और तमाम ऐसे समसामयिक मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। राय साहब, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपने अनुभव से बताइए कि आज राजनीति किस दिशा में जा रही है? देखिए, राजनीति आज जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर पूरे देश में जो की जा रही है और धर्मों का जो बंटवारा हो रहा है, देखिए ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान जो सींचे गए हैं वो सभी जात धर्म के लोगों के द्वारा ही सींचे गए हैं। आज़ादी में, भारतवर्ष की आज़ादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी रही है और देश के आज़ाद कर रहे हैं अंग्रेजों से। और मैं ये कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से जहर बोया जा रहा है, आज नफरत की आग जो फैलाई जा रही है, धर्म के नाम पर धर्म से लड़ाया जा रहा है, हमको इस वक्त ये सोचने की जरूरत है कि जिस हाल में हमें भारत मिला था अंग्रेजों के बाद, उस समय से आज तक इस देश का कितना हमारे भारतीय शीर्ष नेताओं ने, हमारी सरकार ने, हिंदुस्तान की किसने कैसे देश की प्रगति की है, किस तरीके से आगे बढ़ाया है, किस तरीके से विकास किया है। हमें विकास की तरफ आगे और बढ़ाने की जरूरत है, न कि हमको एक दूसरे में नेताजी नफरत पैदा। मेरा सवाल ये है कि तुष्टीकरण की जो राजनीति हो रही है, ये किसने चालू किया? क्षेत्रीय पार्टियों ने ही तो सबसे पहले जात की राजनीति, धर्म की राजनीति, ये सब चालू की कि कहीं और से हुआ? देखिए, जो पिछड़े अगड़ों की बात जो चली, शुरू में ही अनुसूचित जात के लोगों को आरक्षण, फिर पिछड़े वर्ग की बात चली, मंडल कमीशन आया और बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे और मंडल कमीशन के अंतर्गत पिछड़ों को भी आरक्षण, और आरक्षण पे मोहर पार्लियामेंट से जो लगी तो लगी, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का भी उसमें मोहर लगी। आप देश के अंदर जो संविधान है, कानून की व्यवस्था है, उसके तहत ये जो आरक्षण की बुनियाद पड़ी है, ये उस वक्त पूरे देश में बुरी तरह फैला और आज उसमें लोग जो आरक्षण है, जो गरीब हैं, चले हैं, डॉक्टर लोहिया का है कि इतना जो रहा है उसको साकार लोगों ने किया है। लेकिन आज पिछड़े वर्ग को छोड़ करके ये जो धर्म के लड़ाने की जो राजनीति चली, ये बड़ी खतरनाक है। नहीं नेताजी, बहुत सही आपने मुद्दा उठाया है कि जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई बीपी सिंह आदि ने लड़ा और उन्होंने पूरे देश में एक सरकार बनाई और उन्होंने जो सामाजिक न्याय दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये लड़ाई तो कमजोर हो गई। जितने समाजवादी नेता उतनी पार्टियां बन गई हैं, यहाँ तक कि पारिवारिक लिमिटेड पार्टियां बन गई हैं। तो अब तो समाजवादी आंदोलन पूरी तरह से बिखर चुका है। लल्लन राय एक समाजवादी नेता के रूप में जो जनेश्वर मिश्रा के बहुत करीबी रहे, जिनको छोटे लोहिया कहा जाता है, कितना जो है सही? देखिए, समाजवाद तो बिखरा नहीं। समाजवाद, डॉक्टर लोहिया का जो समाजवाद था, जिसको आगे बढ़ाने का काम इस देश में अगर किसी ने किया तो मुलायम सिंह यादव ने किया। और मुलायम सिंह ने पुराने सारे समाजवादियों को जोड़ने का काम किया था। यहाँ तक कि उन्होंने जो है जनेश्वर मिश्रा जैसे समाजवादी विचारधारा के लोग, उनको भी जोड़ने का काम किया। और तमाम पुराने जितने भी आचार्य, नरेंद्र देव से लेकर के, मधुमेह से लेकर के, लाडली मोहन से लेकर के, और जितने भी हमारे पुराने समाजवादी सोशलिस्ट रहे हैं, उनको अगर याद करने का काम, उनको जनता में उनकी नीतियों को फैलाने का काम, डॉक्टर लोहिया की नीतियों को फैलाने का काम अगर किया है, तो ये यही समाजवादी नेता जो मुलायम सिंह यादव हैं, जिन्होंने समाजवाद को संजोया था, संगठित कर रखा। फिर भी आज आप मुलायम सिंह के साथ नहीं है? नहीं, मुलायम सिंह जी के साथ है। हम मुलायम सिंह जी के साथ ही राजनीति शुरू किया हमने। मैं, मुलायम सिंह जी हमारे नेता हैं, हमारे सर्वे सर्वा हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी के परिवार में एक तरफ उनके बेटे हैं, एक तरफ उनका भाई है। अब है तो परिवार ही,
कोई कहीं अलग नहीं है। लिमिटेड कंपनी आज है जिसमें- नहीं, आज परिवार का एक टुकड़ा किसी मतभेद की वजह से अगर अलग हो गया नहीं, है। समाजवादी आंदोलन का मतलब केवल एक परिवार होता है। ललन राय ये बताएं कितना उचित है? नहीं, परिवार नहीं होता। हम कहते हैं कहाँ परिवार फिर की आप बात है? मुलायम सिंह का नाम ले रहे हैं, उनके लड़के नहीं। का नाम ले रहे हैं, उनके भाई का नाम ले रहे हैं, उनके एक और भाई का नाम ले आखिर रहे में हैं। समाजवाद की बागडोर को आगे बढ़ाने का काम एक परिवार करेगा। नहीं, परिवार नहीं करेगा। जो असली समाजवादी उस रास्ते पे चलने का और उस भार को ढोने की क्षमता होगी वही आगे बढ़ेगा। जैसे अखिलेश यादव, शिवपाल यादव ने उस समाजवाद को आगे बढ़ाने का उनका काम रहा है, काम कर रहे हैं। तो अगर उस समाजवाद को जिंदा रखने का काम ये लोग कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि परिवार में हम राजनीति नहीं कर सकते, हम समाज सेवा नहीं कर सकते, हम जनता के बीच में जा नहीं सकते, हम जनता की लड़ाई लड़ नहीं सकते। ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम परिवार के लोग नहीं लड़ सकते? ये असली समाजवादी, नकली समाजवादी? हाँ, नहीं, उसमें नकली नहीं है। जनेश्वर मिश्रा जी थे, देखिए राजनारायण जी थे, आज रेवती रमन जी हैं, तमाम लोग हैं। आज समाजवादी झंडा लेकर के जो चल रहे हैं, जो नहीं है वो अपना संदेश लेकर अच्छा, आप बताइए, आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, आपकी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। हाँ, वही समाजवादी पार्टी। हाँ, समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का तो समाजवादी विचारधारा के हम लोग हैं, रहेंगे और हमेशा धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़े हैं, सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़े हैं और आज भी सारे धर्म, सारे वर्गों को मिला करके संघर्ष करेंगे। जो समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है वही हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भी। कहा जाता है कि समाजवादी प्रगतिशील पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे काम कर रही है। देखिए, वो सब कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उड़ा रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। कहा गया कि साहब वो मायावती का बंगला उन्होंने ऐलान करा दिया भारतीय जनता पार्टी को। अरे मायावती का बंगला, जब पहली बार मीटिंग हुई प्रगतिशील पार्टी की तो मैं चला गया मायावती के बंगले पर। जब मायावती के बंगले पर आवास विकास के पीछे, दफ्तर के पीछे गया तो देखा मायावती जी लिखा हुआ है। तो हमने कहा बंगला तो अपनी जगह सुरक्षित और अपनी जगह पे है, कहाँ है भाई? तो पता किया कि नहीं, जो समाजवादी पार्टी का पुराना दफ्तर, जो प्रमोद तिवारी जी का बंगला है, उसके अपोजिट वो एक है, वो कार्यालय आवंटित हुआ। तो हम कहा भाई ये कार्यालय, तो ये तो मायावती जी का बंगला तो है। वहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी का महिला प्रकोष्ठ का कार्यालय। अच्छा सर, हम लोग और लोगों ने उड़ाया कि मायावती का बंगला अलर्ट हुआ। तो देखिए, ये सब उड़ाने की बातें हैं और लोगों ने उस वक्त जो है किया है। और थोड़ा संक्षेप में बात करें तो ये बताइए, क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में होगा कि अकेले विधानसभा चुनाव 2022 में लेंगे? नहीं, 2022 में मिलकर के चुनाव लड़ने की बात है। हमारे नेता शिवपाल यादव जी ने कहा कि मैं पहला गठबंधन या पहला मिलजुल करके अगर कोई चुनाव है तो पहला प्रथम वरीयता समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी से एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट होकर के सीटों का बंटवारा होगा, उससे चुनाव मतलब विलय नहीं होगा, गठबंधन होगा। हाँ, अभी तक तो बात यही गठबंधन की बात है। चलिए, अब हम राजनीति पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप कितना संतुष्ट हैं, जबकि मुख्यमंत्री रोज ऐलान करते हैं कि सब ठीक ठाक है, हमने बेरोजगारों को रोजगार दे दिया, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे दिया, फला फला फला। इससे ललन राय जी कितना संतुष्ट? देखिए, देश की ललन राय ही नहीं, आप भी संतुष्ट न होंगे मनोज भाई। संतुष्ट देश की, प्रदेश की जनता नहीं है। कहीं कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। टीचर की 69,000 की भर्ती आई, वो भी घपले में फंस गई, उसमें भी घोटाला। उसी बीजेपी के लोग मिल करके उसमें खेल कर रहे थे, वो भी आज स्थगन आदेश हो गया न्यायालय के जरिए। तो जो भी चीजें, अब तो ये जान गए हैं बेरोजगार की पहले तो भर्ती निकलेगी, भर्ती के बाद देखेंगे तो फिर न्यायालय आ जाएगा। इस तरीके से करते कि उसको इंटरव्यू और परीक्षाएं देते देते 5 चरण में आगे बढ़ेगा। अब तो इसमें फंस गया, कहीं रोजी रोजगार किसी के पास नहीं है। आज 20 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने घोषणा किया। पैसे की घोषणा तो सुन रहे हैं, लाभ कहीं किसी को नहीं मिल रहा है, कहीं किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपने लॉकडाउन के समय में ये सब किया, मजदूर जो हैं, कोई मजदूर जो है किसी को लाभ नहीं। ये नहीं कि मजदूरों को आप जो है रोजगार दिलाइए, और जब रोजगार आप दिलाएंगे तो खाने का इंतजाम कर लेगा। तो आप खाना बांट रहे हैं, आप राशन बांट रहे हैं। कहाँ राशन बट रहा है, किस जगह बट रहा है? प्रदेश सरकार तो कहती है कि हमने बहुत लोग, भाई कह रही है, आम जनता में सर्वे कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए कि कितने लोगों को राशन मिल रहा है। आज कंट्रोल की दुकानें हैं जिस तरीके से हैं, राशन कार्ड जो कि जिनके राशन कार्ड नहीं मिले, जो बहुत गरीब हैं, उनका कोई इंतजाम नहीं।
भूखे मर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जो मजदूर आए, पलायन होके आए, दूसरे देशों प्रदेशों से आए, जैसे भी आए, इनको चिन्हित करो। आपके पास रिकॉर्ड है, वो चले हैं, ट्रेनों से चले हैं, बसों से चले हैं, आपके पास आंकड़ा है। आप उनको रोजगार कराइए, और जो रोजगार होगा तो अपने खाने का इंतजाम भी कर लेंगे। और जब आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, तभी वो मजदूर आत्मनिर्भर होगा, तभी वो कुछ कर पाएगा, जबकि आप उनको योजना में शामिल। केंद्र सरकार भी जो है समय समय पर ऐलान करती है और कहती है कि हमने बहुत ढेर सारे कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार की तमाम नीतियां जो आर्थिक क्षेत्र में है और विदेश के क्षेत्र में है, इससे ललन राय कितना संतुष्ट हैं और क्या समझते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है आज चीन के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर सरकार के साथ है? देखिए मनोज भाई, पाकिस्तान चीन जो संबंध है, मोदी जी तो हर जगह गए, बिरयानी भी खाने गए, उधर चीन से भी संबंध है, सारे लोगों से संबंध है। आज संबंध कहाँ गया? हम तो कहते हैं वो दिन याद करिए जब मुलायम सिंह यादव इस देश के रक्षा मंत्री थे और रक्षा मंत्री थे, बॉर्डर पे वो गए हुए थे और इसी लद्दाख में और इस तरीके से बॉर्डर पर वहां गए, कहीं ठंडी में पता नहीं क्या क्या पहन के गए, जैसे भी मोदी जी लद्दाख में गए हुए थे। और मुलायम सिंह जी, फायरिंग चल रही थी, कहा भाई ये क्या आवाज आ रहा है गोलीबारी, कैसा दुश्मन की तरफ से फायर चल रहा है। तो कहे तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो, तुम लोग भी शुरू करो फायर। खड़े होकर के वहीं फायर झुकवाना शुरू किया। बाद में वहां पर जनरल ने पूछा कि सर बंद कर दूं? कहिए तुम्हारा फैसला है, बंद करना, चालू करना, रोकना, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम है। अभी भी वीडियो देखिए, आजकल जब से लद्दाख ये भी होके आए हैं मोदी जी, मुलायम सिंह यादव जी का उस समय का आज वीडियो आज वायरल चल रहा है। हमेशा उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, आम मीटिंग में बोला, पब्लिक में बोला, आज से नहीं 10 साल पहले से बोलते चले आ रहे हैं कि हमको उतना पाकिस्तान से खतरा नहीं जितना हमको चीन से खतरा है। लगातार बोलते चले आए हैं, उसको किसी ने अमल किया। आज वो बातें अब रिपीट हो रही, आज वही खतरा हमारे सामने है। तो तमाम बातें हैं। देखिए, कथनी करने में मुलायम सिंह यादव समाजवादियों में फर्क नहीं होता, कथनी करने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों में फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। जितना कह रहे हैं कहीं कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा है। लॉकडाउन आपने किया, कितनी बड़ी शर्म की बात है कि लॉकडाउन 22 मार्च को आपने एक दिन किया, 8 दिन और बाद ऐलान कर देते कि पूरे भारतवर्ष को लॉकडाउन करूंगा। 1 अप्रैल से आप लोग जो यथा स्थान पर जिसको जाना है चला जाए। आप ट्रेन बढ़ा देते, जहाज बढ़ा देते, बसें बढ़ा देते, आप 10 दिन खोल देते और उस 10 दिन में सब अपने गंतव्य स्थान पर मजदूर और जो भी मीडियम क्लास के लोग हैं सबने पहुंच जाते। आज आपके सामने जो ये हाईवे पे चले आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं, खाने का कोई इंतजाम नहीं, आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया। आपने ये वायरलेस और सिस्टम और ये आपके जितने भी हैं, आपने सभी थाने को सूचित कर देते कि भाई ये तो बीत गया, अब तो नहीं लोग पैदल कितना नहीं चल रहे, चल के मर गए, कितने कितने तबाह हो गए। ये जो अव्यवस्था हुई है, ये सरकार की एकदम बिल्कुल नाकामी थी, नाकामी थी मनोज जी। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर ललन राय जी से बातचीत होती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ललन राय जी, राजनीति की थोड़ी सी बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कौन सी पार्टी रिप्लेस करेगी या कर पाएगी भी कि नहीं, टक्कर दे पाएगी कि नहीं? देखिए, टक्कर अगर भारतीय जनता पार्टी को देगी तो समाजवादी ही टक्कर देंगे, समाजवादी विचारधारा के लोग टक्कर देंगे। ये संघर्ष करने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी का उनका शामिल रहेगी और जो अब तक जो चल रहा है वो शामिल होकर ही चुनाव लड़ना चाहिए। आपको नहीं लगता कि लोकसभा के दौरान जो गठबंधन इतना बड़ा हुआ था सपा और बसपा का, जो पूरी तरीके से फेल हो गया, अब गठबंधन की राजनीति खत्म हो गई, तो किस तरीके से? देखिए, विश्वास की बात होती है। बहन मायावती जी पर कभी किसी का विश्वास नहीं रहा, हमेशा इन्होंने तोड़ा फोड़ किया है। और ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, उसको भी मायावती ने तोड़ा था जब ठीक है 100 घटनाएं हुई। तो 95 में हम ये कहते हैं कि
ये सीख ले लेनी चाहिए थी कि जब उस वक्त का कोई नहीं हमारा हुआ तो आज कैसे हुआ। और हुआ भी यही, समाजवादी पार्टी से लड़ करके, समाजवादी पार्टी से फायदा पा करके और सांसद बना दिया 10-11 को, और यहाँ पर उल्टा ये आरोप लगा दिया कि हमें समाजवादी पार्टी से लड़ने के बाद नुकसान हुआ। नहीं, वो गठबंधन टूट गया, जनता के सामने है। मैं ये कहना चाह रहा, क्या 2022 में किसी गठबंधन की तरफ आप देख रहे हैं कि हाँ एक मजबूत फेडरेशन बनेगा विपक्ष? नहीं, अभी तो फिलहाल गठबंधन नहीं है। गठबंधन बचेगी, समाजवादियों का ही गठबंधन रहेगा, किसी गैर पार्टी का अभी गठबंधन फिलहाल जो है ऐसा जो सुनने में आ रहा है कि अकेले दम पर समाजवादी ही रहेंगे। जी लल्लन राय जी, आगे एक चीज आप और बताइए, आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे या आप खाली लड़वाएंगे? देखिए, हम लोग संगठन के लोग हैं और 1980 से आज 40 से 41 साल हो गए हमको समाजवादी विचारधारा से जुड़े और राजनीति मुलायम सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ था। और संगठन में हम कम से कम उत्तर प्रदेश के कुछ नहीं तो 30-32 जिलों के हम प्रभारी रह चुके हैं। संगठन की जानकारी, बहुत से लोग संगठन के लोग चुनाव लड़ते भी हैं और लड़ाते भी हैं, तो जैसा हाईकमान फैसला करेगा उस तरीके से चुनाव लड़ने की बात है। हमारी पृष्ठभूमि है, हमने बनारस से चुनाव लड़ा था। नहीं, उत्तरी से शहर उत्तरी से पिछली बार आपको एक बार टिकट मिल गया, फिर आपका टिकट कट के संदीप जी को मिल गया, फिर कांग्रेस से समझौता हो गया और वो नहीं, संदीप जी को क्या मिल गया? ऐसा है कि जो मुलायम सिंह जी और मैं ये जानना चाह रहा हूं, मुलायम सिंह जी सुपाल जी की जो सूची बनी थी उसमें जरूर मेरा नाम था, लेकिन मैं एप्लीकेंट नहीं था चुनाव लड़ने। एक फॉर्म भरा जाता है, मैं अपने अप्लाई नहीं किया, बिना अप्लाई किए मेरा नाम आ गया। अब संदीप वगैरह ये लोग अप्लाई किए। मेरा यही कहने मतलब है, क्या शहर उत्तरी से 2022 में चुनाव लड़ने की लल्लन राय जी की कोई योजना है? देखिए, अगर पार्टी का हाईकमान अगर कहेगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। पिछली बार भी घोषणा हुई थी, लेकिन चूंकि हम तो मजबूर थे, हम तो दिल्ली में बेटे को लेकर एडमिट कराए थे। अगर चुनाव की बात होती तब तक कांग्रेस का समझौता हो गया और कांग्रेस के वोटिंग चला गया। तो ऐसा नहीं है, चुनाव तो सर आप जो है, आप दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे हैं, मंत्री रहते हुए आपने जो है समाज के लिए कौन से ऐसे कार्य किए हैं जो जानने योग्य हो? देखिए, मैंने जो भी हूँ, चाहे बेसिक शिक्षा में मैं एडवाइजर रहा हूँ, चाहे मैं कृषि अनुसंधान परिषद का मैं चेयरमैन रहा हूँ। ये बात सही है कि उसमें हम जो विभाग रहा, विभाग एक तो पहली बार हमारा वो मंडी परिषद के उसमें 8वें तल पर किराए पे चलता। उस समय एक सेमिनार करके उसमें एक तो भवन का और भवन और जमीन निजी हो गया, ये हमने कार्यालय को किया। उसके बाद उसमें तनख्वाह भी कम आती थी लोगों कर्मचारियों की, उसको भी बढ़ाने का काम किया, विभाग को बढ़ाने का काम किया। विभाग का ये रिसर्च सेंटर था, रिसर्च सेंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जितने भी उत्तर प्रदेश में, मेरठ हो चाहे आपका इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, फैजाबाद हो, इसमें रिसर्च का काम है। रिसर्च की एक प्रोजेक्ट लिए जाते थे, उसके जो है वहाँ से कुछ पैसे दिए जाते हैं, वो मंडी परिषद के द्वारा ही वो विभाग चलता था और रिसर्च होता था। तो कोई विशेष तो था नहीं। बाकी जो मैं सलाहकार बेसिक शिक्षा था, तो जितने आपकी कोई निधि नहीं रहती थी, इसलिए जो है आप निधि नहीं थी और खुद कर बाकी सलाहकार में एडवाइज था। बड़े बड़े बेसिक शिक्षा में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। बाकायदे उत्तर प्रदेश की जो हमारी बेसिक शिक्षा की बैठकें हुई हैं, जिसमें सेक्रेटरी से लेकर सभी लोग हैं, उसमें हमारे सुझाव आए हैं, उन सुझावों का पालन। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार के जिस तरीके से चल रही है, आपको क्या लगता है कि इसकी दिशा किस तरफ जा रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से फेल है, न मजदूरों के लिए, न तो गरीबों के लिए, न किसानों के लिए। इसमें व्यापारी भी त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त हैं, सारे लोग त्रस्त हैं। गरीब के उत्थान की कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आज स्थितियां जो भी चल रही दिन पे दिन बदतर हो रही है, व्यापार बैठ गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ तक कि कानून व्यवस्था तो जीरो हो गया। हर जगह मर्डर, कत्ल, राहजनी, माफियागिरी बुरी तरह बढ़ गया। आज भारतीय जनता पार्टी में रह करके लोग जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, पीला कुर्ता पहन के, जिस तरीके से वो बहुत से तो देखा कि पीला कुर्ता पहने हुए लोग राहजनी भी किए हैं। ये तो सुशासन की बात तो नहीं, ये सब जो है जिस तरीके से हैं, ये बहुत ही कुछ नहीं। और पुलिस भी, प्रशासन भी निरंकुश है, ये कहीं किसी के सुनते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक उसकी बहुत ज्यादा कोई नहीं सुनता।
तो कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। ये जोगी और योगी की सरकार है, इसमें कहीं कोई लाभ नहीं है। आप देख लीजिए कानपुर की घटना, अभी इलाहाबाद में देखिए, हमारे गंगा पार क्षेत्र में आए दिन हत्याएं हो रही, और बड़ी ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई ब्राह्मण वर्ग की ही हत्या हो रही। ये कौन सी साजिश है, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? न लूट हो रही है, न कोई घर में लूटा जा रहा है, लेकिन 4 हत्याएं हो गई। तो ये अजीब बात है। पुलिस जो है, आज भले ही पुलिस है उनसे जो काम लेने का तरीका है वो ठीक है। आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार में कहा एक जीप रहती थी, एक थाने में 4 गाड़ियां एक थाने में है, संसाधन की पूरी व्यवस्था है, 100 डायल की व्यवस्था है, लेकिन जिस तरीके से दौड़ना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए पुलिस को, वो नहीं रहे। केवल थाने में बैठ करके FIR भी अगर लिखा जाएगा तो बिना पैसे के FIR नहीं लिखा जाता है। गरीब त्रस्त है, परेशान है। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए, आप लगता है कभी समाजवादी पार्टी में है, कभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में है, आप ये बताइए कि क्या वजह रही कि 2017 का चुनाव इतना काम करने के बावजूद आपकी पार्टी नहीं जीत पाई? देखिए, पार्टी नहीं जीत पाई, समाजवादी विकास तो किनारे हो गया और वो चला धर्म की राह में। हिंदुत्व का जिस तरीके से मुसलमानों को देश में गाली देकर और पाकिस्तान के खिलाफ बोल करके, मुसलमानों के खिलाफ बोल करके जो हिंदू मुसलमान को जो पोलराइजेशन की राजनीति किया है, उससे जो है हिंदुत्व की बात करते हुए, देश को तोड़ने वाली बात करते हुए ये भले ही सत्ता में आ गए हैं, लेकिन अब सारे लोग, हर वर्ग के लोग समझ गए हैं कि इनको केन प्रकार इनको सत्ता में आना किसी तरीके से। आज ये कानपुर है, अभी कानपुर में अगर ये जिसने हत्या किया काजू में, आज कोई मुस्लिम के हाथ से फायर हो जाता तो चल जाता तो आतंकवादी मारा। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और वोट का पोलराइजेशन करते हैं। तो क्या समझते हैं आप कि अब आगे नहीं होगा ये करेंगे? ये अपनी बात से नहीं, ये समाजवादी लोग ये करेंगे नहीं। हाँ, उसका पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि ये इस चक्कर में न पड़ो, अपना रोजगार देखो, आप तबाह हो गए इसको देखो, आप अपनी नौकरी मिली इसको देखो। इस सरकार ने आपको क्या दिया? महंगाई के अलावा और क्या दिया? कुछ नहीं दिया। आपको सुरक्षा तो दी नहीं कायदे से कि आप सुरक्षित रहो, तो कुछ दिया नहीं। ये हिंदू मुसलमान से नहीं चलेगा। देश की आजादी में सभी का हिस्सेदारी रही है, योगदान रहा है, देश के विकास में आगे बढ़ो, सब लोग मिलते। चलिए नेताजी, अंतिम सवाल हमारा, एक प्रदेश स्तर के आप नेता हैं, नामी गिरामी, आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि धर्म जात को छोड़िए। हमारा भारतवर्ष हिंदुस्तान है, ये गुलदस्ता है जिसमें सभी प्रकार के फूल हैं। इन सब चीजों से कुछ होता नहीं। देश हमारा तबाह हो रहा है, विकास हमारा पीछे जा रहा है। हमको विकास की तरफ आगे बढ़ना है, हमारी बेरोजगारी दूर हो इसके लिए आगे बढ़ना है, आपस में भाईचारा बना रहे इसके लिए आगे बढ़ना है, किसान खुश रहे, छात्र नौजवान खुश रहे, महिलाएं खुश रहे, व्यापारी खुश रहे। हमको उस दिशा की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमें वह भारत का सपना देखना चाहिए। ऐसे दल को आप चुनो जो सबको ले के चले साथ में। यही आप सबसे प्रदेशवासियों से राय साहब, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ पूर्व मंत्री लल्लन राय जी थे, जो समाजवादी नेता हैं। लल्लन राय जी का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार पूरी तरीके से बेनकाब है और ये ध्रुवीकरण की राजनीति करके सत्ता पा लेते हैं। इनके कथनी करने में बहुत ढेर सारे अंतर हैं। ये कभी भी अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं। लल्लन राय जी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमला करते हुए कहा कि आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं और पुलिस के संरक्षण में गुंडे जो है वो निरंकुश हो चुके हैं। प्रदेश की जनता 2022 में सरकार बदल देगी। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। आगे भी हम आपको ऐसे ही सबसे मुलाकात